हेलो 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 हेलो, क्लास लाइव है कि नहीं है? हेलो 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 हेलो, लाइव है या नहीं है भाई क्लास? एक बार कंफर्मेशन देंगे, आपको दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ भाई? कुछ टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है कहीं? ओके, मुझे अभी तक कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पिछले 2 मिनट से स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही थी बस। तो सब कुछ ऑल ओके है? अभी सब कुछ ऑल ओके है क्लास में? ओके। सेकंड पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको कल दे दिए हैं। और इससे पहला चैप्टर कौन सा था? इससे पहले हमने डिजीज ही कंप्लीट किया है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मैं चेक कर लेती हूँ और मैं ना वो पीडीएफ भी आपको दे देती हूँ। डिजीज ही था ना, ह्यूमन डिजीज। मिल गया भाई, डिजीज वाली मिल गई है। और मैं ये अभी शेयर कर देती हूँ, जिससे ताकि नहीं तो फिर बाद में ना मैं भूल जाती हूँ। और रिप्रोडक्शन की तो आपको मिल ही गई होगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन की तो बच्चा आपको मिल ही गई होगी कल, जितना पढ़ाया था वो भी। और हैंड रिटन नोट्स तो देखो एक साथ सारे ही जाएंगे, है ना? हैंड रिटन नोट्स तो बच्चा आपके एक साथ सारे ही जाएंगे। तो ये वाली आपकी कल हमने सारी कंप्लीट कर ली थी, यहाँ तक जहां तक हमने कल आपका कंप्लीट किया था उससे। अरे ये दूसरी पीडीएफ आपकी ओपन हो गई है, 1 सेकंड का टाइम देंगे भाई आप लोग। क्या है हमारा चैप्टर? रिप्रोडक्शन है ना, ये रहा। चलिए ठीक है, तो जितना हमने आपका कल कर लिया था उससे आगे हम लोग। कल की क्लास में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है कल की क्लास में? तो अभी डाउट पूछ लीजिए आप लोग। कल की क्लास में आई थिंक हमने यहां तक आपका समझा था, है ना? यहां तक बच्चा हमने आपका कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो इसके आज हम लोग इसके आगे आपका कंप्लीट शुरू करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो फर्टिलिटी, एज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्टिलिटी, एज एंड बच्चा क्या आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, प्रजनन आयु और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हमको क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि आप एक चीज देखिए, अब से 30 साल पहले आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने कभी सुना था टेस्ट ट्यूब बेबी? उन्होंने कभी सुना था आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हम लोग लगातार आईवीएफ जैसी चीजों पर डिपेंड हो गए हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार क्या है बच्चा आपका इन सब चीजों पर, मतलब नेचुरल आपको लग रहा होगा कि भाई जिसके घर में बच्चा पैदा हो गया ठीक है, लेकिन जिसके घर में नहीं हुआ ना, उसको पता होता है कि कितनी दवाइयां, कितनी सारी चीजें, कितना महंगा ट्रीटमेंट इन सब का होता है। तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म बच्चा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? जिसको हम लोग आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है? अब देखो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दो लोग नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर एक हेल्दी स्पर्म सेल काउंट है, फीमेल के अंदर भी ओवा का डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन एक केस होता है आपका कंपैटिबिलिटी। क्या होता है बच्चा? आपका कंपैटिबिलिटी। अब ये कंपैटिबिलिटी में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जब ओवा और स्पर्म सेल मिलकर फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं तो ये फर्टिलाइज्ड हो ही नहीं पा रहा है, ये फर्टिलाइज्ड आपका हो ही नहीं पा रहा है। ये नेचुरल ही मां के या तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है कि भाई ये ओवा के अंदर ही नहीं जा पा रहा है, या हो रहा है तो फिर वो तुरंत की तुरंत डैमेज हो रहा है।
इसी को हम कंपैटिबिलिटी इशू, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि यार सब कुछ ठीक है, मेरा भी सब ठीक है, हस्बैंड का भी सब ठीक है, ऐसे लड़कियां बात करती हैं अगर, बट फिर नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, ये होता है कंपैटिबिलिटी इशू। तो डॉक्टर क्या करेंगे, बोलेंगे आप दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता ही देंगे, उसके भी अलग अलग रीजन होते हैं। लड़की के शरीर से ओवा लिया जाएगा, लड़के के शरीर से स्पर्म सेल लिया जाएगा, इन दोनों को एक ट्यूब के अंदर, सच में एक ट्यूब ही होती है, उस ट्यूब के अंदर इन दोनों को फर्टिलाइज्ड कराया जाएगा। यानी यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से इसको एक्स्ट्रा केमिकल्स इंजेक्ट करके इन दोनों को, टिपिकली ऐसे होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक निडल होती है बहुत लंबी सी, जिसकी टिप पर स्पर्म सेल को हम लोग रखते हैं और उस स्पर्म सेल को उठाकर इस ओवा के अंदर ऐसे घुसा दिया जाता है। ओवा के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर बच्चा हम इसको घुसा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या बच्चा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF बोलते हैं, जिसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, आपका IVF बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे बचने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, एक तो सही उम्र में बच्चे पैदा करने होंगे, है ना। आजकल पता है आप लोगों को ट्रेंड है 50 साल 55 साल की उम्र में भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी मर्जी है, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो डॉक्टर्स के हिसाब से सही उम्र होती है वो होती है 27 साल से लेकर 30 साल, 25 से 30 लगा लो या 27 से 32 लगा लो, बस यही उम्र है सबसे ज्यादा फर्टिलिटी की, सबसे ज्यादा अच्छी उम्र होती है बच्चे पैदा करने के लिए। 35 और 40 साल की उम्र में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डेफिनेटली उसको समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं उसको आती हैं, ठीक है। तो स्त्रियों में प्रजनन आयु आपकी 15 से लेकर 49 साल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है, ये होती है, और पुरुषों में 15 से 55। देखो, हालांकि लड़के जब तक जिंदा हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो लड़के हैं वो जब तक जिंदा हैं वो तब तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे करने की जो स्पर्म सेल काउंट है, जो फर्टिलिटी रेट होता है, वो फर्टिलिटी रेट सिर्फ 55 तक ही होता है। वो फर्टिलिटी रेट जो है बच्चा सिर्फ 55 और 60 साल तक की उम्र तक ही होता है, उसके बाद फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा ये फर्टिलिटी रेट जो है आपका ये बहुत ही कम हो जाता है, समझे, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन से संबंधित सभी मामलों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण कल्याण। भाई, अगर आप लोगों को एक हेल्दी बच्चा चाहिए, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हंसता खेलता एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके घर में कितनी भी टेंशन है, कोई भी बात है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उससे दूर रखिए टेंशन को, परेशानी को, क्योंकि क्या सच में मैम बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सच में बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के ब्रेन पर, बच्चे की किसी भी बॉडी ऑर्गन पर इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो माँ खाएगी, जो माँ सोचेगी, जो माँ फील करेगी, वो बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो स्ट्रेस से दूर रहना है ना, और जितना हो सकता है उसको मेंटल लेवल पर आपको हैप्पी रखना है। एक्सरसाइज अगर पॉसिबिलिटी है तो कराइए, जबरदस्ती नहीं कराना होता। बैठकर पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये सिर्फ एक मिथ है, इसका किसी मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी, भाई आप मैं अपना बताती हूँ, ठीक है भाई, मम्मी के आप सोचो ना, जब मतलब मैं पैदा हुई होंगी उस समय पर हमारे गांव में, यूपी के गांव में, आप सोचो कि कितना मेडिकल फैसिलिटी होंगी, कुछ नहीं होगी, ना कोई नौकर चाकर थे, झाड़ू भी लगाती थी, पोछा भी लगाती थी, घर खेत से जाकर आपके जो चारा होता है भैंसों का, ठीक है, वो ज्वार बाजरा जो भी खाती थी वो भी लेकर आती थी, पूरा काम करती थी, लेकिन फिर भी मैं सर्जरी से हुई उस समय पर आसपास के गांव में भी ये हो गया था कि भैया ऑपरेशन हुआ है, पेट कटा है, उसकी बहू का, सारे अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई थी, हमारे गांव की तो बहुत दूर की बात है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। क्या मैम एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। अच्छा, प्रजनन स्वास्थ्य, स्वस्थ मातृत्व सुरक्षित, ये तो ठीक है, आपका पॉइंट वैसे ही हो गया। तो देखो, हर एक चैप्टर पर बच्चा सारे की पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हुए हैं, जिससे कि ताकि जैसे आपको सुटेबल लगे आप अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। जैसे आपको, बेटा मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ सोहेम, 2-3 बच्चे बैच में, पता नहीं इसमें हैं या शाम वाले बैच में हैं, ऐसे बच्चे हैं ना भाई, वो आपके इतना दुखी करके रखा हुआ है, वो 3-4 ही बच्चे हैं, वो टेलीग्राम भर देते हैं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है ना आपका अलग से, भर देते हैं भाई वो, मैं लिटरली बता रही हूँ। एटलीस्ट जिन बच्चों को अच्छा लगता है अगर आप टेलीग्राम पर हो तो भैया तुम ही उनको रिप्लाई कर दिया करो,
मैं सही बता रही हूँ भाई, मेरे को आदित्य सर भी बोलते हैं कि मैम क्या इश्यू आ रहा है, बच्चे ऐसे टैग क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं क्या करूं, ये 3-4 बच्चे बिल्कुल हर जगह जाकर सेम मैसेज कर रहे हैं, हर जगह जाकर सेम। अब हम ब्लॉक कर देंगे, फिर बोलेंगे हमें ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बच्चा की अगर खुद सोचो ना, अगर 500 बच्चे हैं, 500 में से अगर 490 को समझ में आ रहा है, 10 को समझ में नहीं आ रहा, तो दिक्कत उन 10 बच्चों में होती है, फिर उनको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, फर्टिलाइजेशन की क्या होती है बच्चा, कुछ फेजेस होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन आपका अचानक से हो जाता है, स्टेप टू स्टेप, और ये स्टेप आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप होता है इंसेमिनेशन, जिसको हम शुक्राणु प्रवेश बोलते हैं, या फिर बच्चा हम लोग इसको वीर्य स्खलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो लड़के लोग अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कीजिए, आपकी बॉडी से स्पर्म बाहर नहीं निकलता, सीमन बाहर निकलता है। सीरम अलग चीज है, बच्चों को डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। सीरम अलग चीज है, सीरम खून का वो हिस्सा जो जमता नहीं है, सीमन जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्पर्म सेल, जो स्पर्म आप लोग बोलते हो, वो स्पर्म एक सेल का नाम है, एक कोशिका का नाम है। तो जो बॉडी से बाहर निकलता है वो फ्लूइड, उसको सीमन कहा जाता है। ठीक है, तो वीर्य स्खलन या शुक्राणु प्रवेश आपकी जो फीमेल की बॉडी होती है यहां से एंटर करेगा, सिंपल सी बात है। सीमन जो है बच्चा जेनाइटल पार्ट से, यानी कि जो वेजाइना वाला पार्ट होता है, इससे एंटर करेगा यहां पर। ये वाले एरिया को सर्विक्स पार्ट है ना, जो आजकल कैंसर हो रहा है ना, वो सर्वाइकल कैंसर, वो सर्वाइकल, ये वाला सर्वाइकल कैंसर नहीं है। ठीक है, ये वाला सर्विक्स एरिया है जो फीमेल के अंदर पाया जाता है, ये वाला सर्विक्स एरिया है। और इसी सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एचपीवी जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, ह्यूमन पैपिलियो वायरस नाम की वैक्सीन आपकी लगाई जाती है। क्लियर। अब होता क्या है, जैसे आपको ये पाथ इतना स्मूथ दिख रहा है ना बच्चा, ये इतना स्मूथ एक्चुअली में होता नहीं है। अब ये होता कैसा है आपका पार्ट, वो बच्चा मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं कि मैम ये पाथ आखिरकार होता क्या है। ये आप देखिए, तो ये पाथ जो है बच्चा आपका फीमेल के अंदर जब सीमन जाएगा, जब किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मान लीजिए ऐसा सा दिखता है, जब इसके अंदर आपका यहां से बच्चा सीमन एंटर करेगा, तो ये पाथ इतना स्मूथ नहीं होता। दिस वन इज लाइक ऐसे उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ऐसे उभरी हुई बच्चा आपकी संरचनाएं होती हैं। तो ये जो सीमन में स्पर्म सेल होती है ना, बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में स्पर्म सेल यहीं फंसी रह जाती हैं। बहुत छोटी होती है स्पर्म सेल और बहुत बड़ा होता है ओवा, बहुत बड़ी होती है। स्पर्म सेल का साइज बहुत छोटा होता है, उसके लिए ऐसे समझो कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो पहाड़ चढ़ ही नहीं पाएगी, वो यहीं फंसी रह जाएगी, वो यहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो ये जो पहला फेज है जिसमें सीमन अंदर जा रहा है बॉडी के, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आपका इंसेमिनेशन इसको कहा जाता है। प्रॉपर समझाया है। सीमन डिपोजिशन कहां जाएगा बच्चा, आपका सर्वाइकल पार्ट के थ्रू। देखो एट दी एंड ये कहां जाएगा, ये जाकर रुकेगा किसके पास, जहां इसको अंडा मिलेगा, जहां इसको अंडा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन नेचुरली कैसे होता है मैम, ये बता दीजिए। फर्टिलाइजेशन नेचुरली कैसे होता है ये बता दीजिए। देखो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फिर से एक फीमेल की बॉडी को, है ना, इसके लिए आपको फिर से एक फीमेल की बॉडी को समझना होगा। किसी भी फीमेल का बच्चा, यदि मैं आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो वो कुछ कुछ बच्चा आपका ऐसा दिखाई देता है, वो कुछ कुछ बच्चा आपको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, वो बच्चा आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर। यहां से क्या होता है बच्चा, आपका सीमन एंटर करा। अब सीमन में पता है आपको कितनी स्पर्म सेल होती हैं, एक हेल्दी पर्सन के स्पर्म सेल 200 से 300 मिलियन होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल होते हैं सिर्फ एक बार के इजेक्यूलेशन में। इतनी ज्यादा स्पर्म सेल होती है मैम, एक ही रिएक्ट करती है। हाँ, एक ही रिएक्ट करेगी, एक से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देखो महिलाओं में ना ये 2 ओवरीज हैं, ये 2 अंडाशय हैं। ये 2 क्या है बच्चा, आपकी ओवरीज हैं, ये 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे अटैच नहीं होते, ये ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी सी दिखती हैं लंबाई में, और यहां पर ना ऐसी एक फूल जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे एक फूल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे ये आपके कनेक्टेड होती है। क्लियर। इन ओवरीज में जब कोई लड़की पैदा हुई है तो वो अपने अंडे साथ में लेकर पैदा हुई है। ठीक है, मैं ऐसे ही समझाती हूं क्योंकि बच्चों को ऐसे ही याद रहेगा।
अब जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होने के बाद में लड़की में अंडा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, ठीक है, और मई में इस साइड से एक अंडा निकला और वो यहां आकर बैठ गया। इसमें भी ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये दो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट, अंडवाहिनी, ठीक है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ये जो है बच्चा आपका, ये अंडा, यहां पर मैं भी लिख देती हूं क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम तो पीपीटी से देख के पढ़ा रही हैं, समझ ही नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कि भाई गला काट के दे दें हम तुमको, सही में ऐसा लगता है गला काट के दे दें हम तुमको। इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार करा रही हूँ, उसके बाद में भी नए नए तुम लोगों के कमेंट। बेटा मैंने ही लिख कर दिया है एक एक चीज उसको, जो वो टाइप करके मुझे बंदा दे रहा है, सजा कर दे रहा है तुम्हारे लिए, और अच्छा काम करा रही हूं मैं, है ना। ऐसे तुम्हें पढ़ना है, फिर कल के दिन बोलेगा मैडम तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मैम ई लिखा है कि आई लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्सक्यूज और बहाने हैं, मैं सही बताती हूं, ये सब बच्चों के एक्सक्यूज और बहाने होते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेता है, उसको दिख रहा है कि इतना अच्छा कंटेंट इतने कम पैसे में कहीं और नहीं मिलने वाला, मेहनत कर लो, कर लोगे मेहनत कामयाब हो जाओगे, गर्मी तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि मैडम के स्टूडियो में तो एसी लग रहा होगा, हम तो पंखे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बेटा दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा लाइट की कटिंग होती है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, हमारे यहाँ लाइट नहीं आती 4-4, 5-5 घंटे, और वो 4-5 घंटे में अगर मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ये तो नहीं बोल सकती ना लाइट नहीं आ रही क्लास कर दो, रात को ले लूंगी, ऐसा नहीं होता ना। अभी सुबह 12 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई, है ना, तो मैं भी तपती हुई गर्मी में तुम्हें पढ़ा रही हूं, ठीक है। ये मत सोचा करो कि टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है, और तुम तो फिर भी जहां बैठ के पढ़ रहे हो, मैं जहां इस समय खड़ी हुई हूं ना रूम में, ये सारा सिस्टम पता है कितनी हीट फेंकता है, ये लाइट लगी हुई है, ये इतनी हीट फेंकती है ना, आग फेंकती है ये बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब। हर महीने लड़की के शरीर से, फीमेल की बॉडी से एक ही साइड से ओवा निकलेगा, यानी हर महीने, अगर मान लीजिए मई के महीने में यहां से अंडा निकला है तो इस वाली साइड से अंडा नहीं निकलेगा, फिर जून में यहां से अंडा निकलेगा, और मई में यहां से, जून में यहां से अंडा नहीं निकलेगा। ये नेचुरल प्रोसेस होता है लड़कियों के अंदर, ये लड़कियों के अंदर आपका नेचुरल प्रोसेस होता है कि एक महीने में एक ही साइड से अंडा आपका रिलीज होगा, एग बाहर निकलेगा। अब पीरियड्स चल रहे हैं, पीरियड्स खत्म हो गए उसके 7 दिन बाद, पीरियड्स खत्म हो गए उसके 7 दिन से लेकर फिर ये आपका 7, 8, 9, 10, 11, ये समझ लीजिए आप, है ना। हर किसी फीमेल का अलग अलग होता है, मैंने बताया इस फेज को ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, और ये ओव्यूलेशन पीरियड हर किसी का अलग अलग होता है, फिक्स नहीं है किसी का भी। ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिन का टाइम होता है कि पीरियड्स खत्म हो गए हैं, है ना, तो उसके बाद में 10 से 15 दिन का समय हम लोग इसको मान के चलते हैं कि वो 5 दिन सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं किसी फीमेल के लिए। उन 5 दिनों तक ये अंडा जो है बच्चा आपका इंतजार करेगा इस फैलोपियन ट्यूब में। यदि इन 5 दिनों में कोई स्पर्म सेल बच्चा यहां पर इसके पास आ गया तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ये निषेचन कर लेगा, नहीं तो 16वें दिन ये आपका नीचे 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 खिसकेगा, यूट्रस की दीवार पर आकर चिपक जाएगा और बोलेगा प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। अब मैम एक बात तो बता दो कि ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल गए कहां। देखो स्पर्म सेल फीमेल की बॉडी का पार्ट है नहीं, तो फीमेल की बॉडी में डब्ल्यूबीसी है कि नहीं है, फीमेल की बॉडी में डब्ल्यूबीसी है। सबसे पहले जैसे ही स्पर्म सेल एंटर करते हैं, फीमेल की बॉडी को नहीं पता वो फर्टिलाइजेशन के लिए आए हैं, उनके लिए कोई वायरस की सेल आ रही है, बैक्टीरियल सेल आ रही है, कोई प्रोटोजोआ आ रहा है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, बाहर से आए हुए कारक से लड़ना, और स्पर्म सेल बहुत छोटा सा है और डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे लाखों की संख्या में ये डब्ल्यूबीसी स्पर्म सेल को मार देते हैं। डब्ल्यूबीसी लाखों की संख्या में स्पर्म सेल्स को मार देते हैं, स्पर्म सेल्स को मार देते हैं, ठीक है जी, मार दिया इनको। इसके बाद में मैम 200-300 मिलियन नंबर भी तो देख लो कितना बड़ा है, ये कैसे पॉसिबल है, फिर भी चलो लाख मर गए, हमने मान लिया 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख मर गए, है ना, 100 लाख मर गए, तो भी बहुत बड़ा नंबर हमारे पास में है, चलो मान ली आपकी बात। अब आते हैं, देखो आपका सीमन यहां से जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसी है, ऊबड़ खाबड़, ये ऊपर तक ऐसी ही है, ये सारी स्ट्रक्चर आपकी ऐसी है, ऐसी लाखों की संख्या में यहां स्पर्म सेल आपके भर जाते हैं, और जो यहां भर जाते हैं ना वो मर जाते हैं, वो यहां से इस पहाड़ को ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे।
अब कुछ स्पर्म सेल देखो आपके यहां ऐसे भर गए थे, इधर भी भर गए थे। अब इनका फायदा बाकी स्पर्म सेल उठाएंगे। जो पहले एंटर कर गए वो यहां भरे पड़े हैं, है ना, वो यहां भरे पड़े हैं, और जो बाद में आ रहे हैं, जो क्या हो रहा है बच्चा आपका, बाद में आ रहे हैं, वो देखेंगे अच्छा ये वाला रास्ता तो भरा पड़ा है, हमें रास्ता साफ मिल गया। वो गए 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 सीधे गए, ठीक है, वो यहां तक पहुंच गए। मान लीजिए आधा सीमन इधर गया और आधा सीमन इधर गया, है ना, और यहां तक आपके स्पर्म सेल मान लो कि बस 10 मिलियन है जो आपके यहां पहुंचे हैं, और 10 मिलियन है जो आपके यहां पहुंचे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो, बाकी सब मर गए हैं बीच में। मैम 10 मिलियन भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे? फिर इधर जो गए हैं वो तो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, क्योंकि उधर तो अंडा ही नहीं है, उधर तो अंडा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चा, जो आपके स्पर्म सेल यहां आए हैं, जो स्पर्म सेल इस साइड आए हैं, उनको अंडा मिलेगा, ठीक है, उनको क्या मिलेगा बच्चा, आपका अंडा मिलेगा, ठीक है, और ये स्पर्म सेल है, ये आपका स्पर्म सेल है, क्लियर। तो उनको क्या है बच्चा, उधर साइड अंडा नहीं मिला, इस साइड आपका अंडा मिल गया। अब मैम 10 मिलियन स्पर्म सेल, अंडा तो एक ही है, ये कैसे होगा? सबसे पहले दिस स्ट्रक्चर, ये यहां पर भी जो स्ट्रक्चर है ना बच्चा, ये भी ऐसी होती है, उबड़ खाबड़, बहुत तगड़ी फाइट होती है स्पर्म सेल के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फिर यहां भरेंगे, ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। तो मात्र आपके कुछ हजार स्पर्म सेल बचते हैं, जो लास्ट में हेल्दी स्पर्म सेल कहलाते हैं, जो लास्ट तक फाइनल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं ना, वो सिर्फ आपके 1000 स्पर्म सेल्स होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं जो लास्ट तक पहुंचे हैं। अब हजारों की संख्या में देखो फीमेल की बॉडी में क्या होगा, ये ओवा है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस ओवा के ऊपर क्या होती है बच्चा, ये आपकी एक झिल्ली है। अब जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म सेल आपने देखा होगा ऐसी होती है, ऐसी, ये टेल होता है, ये हेड वाला हिस्सा होता है। ये हेड वाला, टेल को कोई मतलब नहीं है, ये हेड वाला हिस्सा इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, क्योंकि सेल ही तो है, एक सेल मेम्ब्रेन को लगातार हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, और एक पॉइंट मतलब हजारों है जो उस पर हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। कोई आया एक बार हिट करा, मर गया, कोई आया उसी पॉइंट पर दोबारा हिट कर गया, मर गया। अब मानो कि एक ही सेल मेम्ब्रेन के एक ही जगह पर 10-12 बार हिट हो चुका है, कोई चीज ने अटैक कर गया है। अब पता है क्या होगा, एक थोड़ा सा भी हेल्दी स्पर्म सेल होगा ना, वो इसमें एंटर कर जाएगा, वो इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर इसमें आपका एंटर कर जाएगा, झिल्ली के अंदर, ठीक है। अब भैया एंटर कर गया, तो देखो ये एंटर बच्चा आपका, यदि एक बार कोई स्पर्म सेल एंटर कर गया आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसके बाद में पूंछ बाहर रह जाती है, बस यही हिस्सा अंदर जाता है। अगर एक बार एंटर कर गया, तो ये ओवा की ऐसी खासियत है कि एक बार यदि स्पर्म सेल आ गया, बाहर चाहे हजारों हैं या लाखों हैं, ये अपने आप को ऐसे ढक लेती है, ऐसे कवर कर लेती है कि दोबारा खुलने वाली नहीं है, दोबारा ओपन नहीं होगी, और फिर शुरू हो जाता है इसमें कुछ ही समय के बाद में फर्टिलाइजेशन, यानी ये दोनों आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ये दोनों अब 2 से 1 सेल बनने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। तो क्या समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बताइए, समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में? जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं बताऊंगी अभी, डोंट वरी। ये चीज समझने के बाद सबसे पहले बच्चे यही पूछते हैं कि मैम फिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, 3 बच्चे कैसे होते हैं, 4 बच्चे कैसे होते हैं, है ना। देखो, जुड़वा बच्चे होने का क्या केस है, मान लीजिए फीमेल के अंदर कोई हार्मोन इम्बैलेंसी हो गई, या बॉडी कुछ कंफ्यूज हो गई, और हुआ क्या, एक ही महीने में दोनों साइड में ओवा रिलीज हो गए। एक केस तो ये होता है कि एक ही महीने में दोनों साइड में ओवा रिलीज हो गए ओवरी से फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अब जो इधर स्पर्म सेल जाएंगे उनको भी बच्चा मिलेगा, इधर स्पर्म सेल जाएंगे उनको भी ओवा मिलेगा, दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे और यूट्रस की दीवार पर आकर चिपक जाएंगे, फिर आपका बच्चे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। दोनों, एक तो केस ये होगा, एक होता है ये ओवा बना, ओवा ने फर्टिलाइजेशन बना, ये क्या बनेगा, सबसे पहले जायगोट बनेगा, ये सबसे पहले जायगोट बनता है। अब ये जायगोट क्या है, ये भी तो एक सेल ही है, जायगोट क्या है, ये भी तो बच्चा आप एक सेल ही है। ये एक सेल किसमें टूटेगी, 2 सेल में टूटेगी। ये एक सेल किसमें टूटेगी बच्चा, आपकी 2 सेल में टूटेगी, फिर ये 2 किसमें टूटेगी, ये 4 में टूटेगी, ऐसे ऐसे करके तो ये आपके आगे चलकर बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू बनने शुरू होते हैं बच्चे के अंदर। बाई चांस क्या हुआ कि जब ये 2 सेल में टूटी, तो ये 2 सेल में ऐसे नहीं टूटी, ये सेपरेट ही जायगोट बन गए।
इस जायगोट ने देखा कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं दो अलग अलग रूप में सरवाइव कर सकता हूं, मैं अपने आप को दो अलग अलग रूप में डिवाइड कर सकता हूं। देखा होगा ना, एक बच्चा कमजोर होता है ट्विंस में, हमेशा एक बच्चा बहुत हेल्दी होता है ना। तो जब जायगोट ने अपने आप को डिवाइड कर लिया और उसने देखा कि मैं तो दो तरीके से सरवाइव कर सकता हूं, तो वो ट्विंस हो जाएंगे। तीन तरीके से सरवाइव कर सकता हूं, ट्रिपलेट हो जाएंगे आपके। तो ये केसेस होते हैं जब यही सेल आपकी डिवाइड हो जाती है। समझ आया? ट्विंस बच्चे समझ में आए, ट्रिपलेट समझ में आए कैसे होता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। बताओ भाई, आप लोग जब तक इसको समझो जो मैंने समझाया, मैं 1 मिनट बस भाई पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट का टाइम देना बस। ठीक है भाई, ओके। जॉइंट बच्चे कैसे पैदा होते हैं बेटा? वो तो डिसऑर्डर होता है। जॉइंट बच्चे जो जुड़े हुए आते हैं ना, वो तो डिसऑर्डर होता है, वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, फिर पूरे सेपरेट नहीं हो पाते हैं। क्लियर जी? तो समझ में आ गया बच्चा आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, यानी कि फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म सेल, इट अकर्स इन द एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला भाग। अब भैया मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, और वहां ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब था ही नहीं। ये जो आपको दो नलियां दिखाई दे रही है ना, देखो ये वाली और ये वाली, इन्हीं को बोलते हैं ओविडक्ट, डंब वाहिनी। इन्हीं को ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इन्हीं को ओविडक्ट या फिर बच्चा आपका फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और ये एम्प्यूला भाग क्या होता है? ये वो कर्व एरिया होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो जो आपका यहां पर अंडा इंतजार करता है ना वो 4 दिन के लिए, और फिर वो नीचे की तरफ खिसकेगा, है ना, यही बच्चा आपका एम्प्यूला भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब का ही हिस्सा है, लेकिन जो कर्व एरिया जहां पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है उसको एम्प्यूला बोलते हैं। आपको पता है अब से 4 साल पहले तक बच्चों को लगता था फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है, उनको ये पता ही नहीं था कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो एग्जामिनर भी खुद को अपडेट कर रहा है, और एग्जामिनर भी यही पूछता था कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, वो यूट्रस ही ऑप्शन में देता था, फैलोपियन ट्यूब देता ही नहीं था,
है ना। तो हम टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा देते थे कि देखो बच्चा आपका फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होगा, क्योंकि हमें पता था एग्जाम में क्वेश्चन वही आ रहा है। अब एग्जामिनर अपडेट कर रहा है तो हमें अपने नोट्स भी अपडेट करने होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिटेल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो ये इस तरह से ये वाला सेक्शन दिख रहा है बच्चा, ये होती है ओवरी, और यहीं पर आपके होते हैं क्या बच्चा, अंडे। यहीं पर हर फीमेल के अंदर आपके अंडे होते हैं। और ये जो कर्व एरिया है, दिस वन इज योर कोल्ड एम्प्यूला पार्ट, ये आपका तो क्या कहलाता है, एम्प्यूला भाग कहलाता है। एक शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डायप्लोड नंबर 2n एंड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। भाई आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर जो बच्चा है उसके अंदर सेक्स डिटरमाइन, यानी कि हम बच्चा मेल होगा या फीमेल ये मां के गर्भ में ही डिसाइड हो जाता है, बाहर आकर तो डिसाइड नहीं होता, वो पेट से ही डिसाइड होके आता है। जैसे भाई आपका जायगोट बना है ना, नंबर 1 2 से बता देती हूँ। सबसे पहले देखो ओवा स्पर्म सेल आपके मिले, अंदर गया स्पर्म सेल, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर आपका फ्यूजन हुआ, उसमें जाकर रम गया पूरा। फिर उसके बाद में चौथा की एक सेल थी, अब एक से देखो बच्चा आपके ये 2 बने हैं, है ना। और यहीं पर क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब डिसाइड करेंगे, XX जुड़ा है तो फीमेल, XY जुड़ा है तो लड़का, ठीक है। कितने अंडे होते हैं ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हजारों की संख्या में होते हैं, ये एक हजारों की संख्या में होते हैं। लेकिन मेच्योर जो हो पाते हैं किसी भी फीमेल की लाइफ साइकिल में, वो क्योंकि एज ही आजकल वो 50-60 साल की रह गई है, तो वो जो होते हैं 500 से 700 के बीच में मेच्योर होते हैं, बस इससे ज्यादा मेच्योर नहीं हो पाते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं ये अंडे आपके, ठीक है। समझ में आया, पूरा डिटेल में बता दिया भाई। चलिए स्पर्म सेल जर्नी, ऑल्दो मैं आपको बता चुकी हूँ स्पर्म सेल जर्नी क्या होती है, बट फिर से एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। इससे समझे, डायग्राम से समझे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सारा लिखा हुआ तो है ही भाई, एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। डिपोजिशन इन वेजाइना, यानी वेजाइना पार्ट में जाकर स्पर्म सेल, अब देखो यहाँ तुम्हें ये हल्का हल्का कर्वी भाग दिखाई दे रहा होगा, ये इससे बहुत बड़ा होता है ना। स्पर्म सेल सीमन आपका जाएगा, अब देखो ये आपका सारा स्पर्म सेल का रास्ता है, देख रहे हो आप, ठीक है। अब जो स्पर्म सेल इधर जाएंगे वो तो देखो मर जाएंगे। ये स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है जैसे फूल जैसे आपका कनेक्टेड होता है ना, नीचे वो हरा वाला जो सेपल वाला एरिया होता है, कुछ कुछ ऐसा सही होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ये ऐसे बिल्कुल, यहाँ देखो मैंने और जूम करके ये आपका बोला हुआ है कि भैया और जूम करके दिखाओ, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, ये आपकी ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है जिससे हमारी ओवरी ऐसे टंगी हुई होती है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी, जब इसको हम उस पर देखते हैं ना सारी चीजों को माइक्रोस्कोप पर, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर पता है दिखती है ये, ऐसे लगता है कि यार क्या बना दिया यार, मतलब भगवान ने क्या क्रिएचर है हम लोग, है ना। तो ये बहुत सुंदर दिखती है सारी चीजें। तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे बच्चा इस पर आपकी ये ऐसे ओवरी लटकी हुई है, जैसे कोई फल टंगा हुआ होता है, ठीक है। मैम अगर 2 सीमन इंजेक्ट हो जाए तब मैम, मतलब 2 सीमन कैसे बच्चा, एक की बॉडी से एक ही सीमन निकलेगा ना, 2 सीमन कैसे हो सकते हैं भाई, ठीक है। ये देखो तो बच्चों ये क्या है, आपकी ओवरीज हो गई, ठीक है। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई। अब ये जो है बच्चा आपका पांचवा, आप देखोगे यदि पांचवा हिस्सा फर्टिलाइजेशन, 1 स्पर्म सेल फ्यूज विद ओवम, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता चुकी हूँ कि यहाँ से आपका अंडा आएगा, इस एम्प्यूला वाले भाग में वेट करेगा और दोनों आपके मिल जाएंगे। तो वैसे मैंने जो बात बताई है वही बस इन्होंने घुमा फिरा के दोबारा लिख दी है। तो एक बार के इजेक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन सेल स्पर्म सेल बता चुकी हूँ, 20 से 30 करोड़ आपके स्पर्म सेल निकलते हैं, लेकिन आपके सिर्फ एक ही स्पर्म सेल होता है जो फर्टिलाइज्ड होगा, जो फर्टिलाइजेशन करेगा। जाएंगे सब हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन एक सिंगल होगा जो सिर्फ आपका अंडे के अंदर प्रवेश करेगा, और वही फिर बच्चा आपका क्या करेगा, आगे चलकर प्रेगनेंसी, आगे चलकर बच्चा आपका प्रेगनेंसी को अकर करेगा। जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन भी बच्चा मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, जो एक स्लाइड है उसमें मैंने 4 स्लाइड आपको समझा दी है, क्योंकि यहां एक एक करके समझाने से ज्यादा बेटर था कि भाई हैंड रिटन नोट्स जो आप लोग बोलते हो वो भी मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। अंडाणु, ठीक है, अंडाणु में पहले स्पर्म सेल पहुंचा, एंटर किया, फिर उसके बाद में अच्छा हाँ क्रायोगैमी, ये शब्द पूछा गया था, याद आ गया मेरे को, मैंने ऐड कराया हुआ है, कैरियोग्रामी बोलते हैं, सॉरी कैरियोग्रामी। ये कैरियोगैमी बच्चा आपका क्या होता है, कैरियोगैमी या सिनगैमी, एक और शब्द नया है आपका सिनगैमी, ये भी लिख देती हूं मैं, सिनगैमी। देखो ये नए शब्द हैं, ये इंग्लिश के शब्द हैं, टेक्निकल शब्द हैं जो हमने मेडिकल साइंस में यूज किए हैं। सिनगैमी या कैरियोगैमी दोनों का, ये गैमी है, कैरियोगैमी,
दोनों का मतलब सेम ही है, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन। सिनगैमी भी और कैरियोगैमी का मतलब होता है कि जब आपके बेसिकली यहां पर ये आपका फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, अब ये एक सिंगल सेल बनी है ना, जब अलग से एक सेल बनेगी तो बच्चा यहां न्यूक्लियस भी बनते हैं। कैरियो शब्द का मतलब न्यूक्लियस ही होता है और सिनगैमी का मतलब होता है एक तरह से फ्यूज होना, है ना। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो न्यूक्लियस के टर्म में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, या सिनगैमी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू गैमेट्स इज नोन एज, तो वहां जायगोट नहीं होगा, वहां फ्यूजन नहीं होगा, वहां कोई शब्द नहीं होगा, वहां सिनगैमी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नए शब्द हैं जो आपके किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, फ्यूजन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही होगा, ठीक है। तो सिनगैमी और आपका कैरियोगैमी याद रखेंगे। इसके अलावा भाई लड़के के स्पर्म सेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे, लड़की के भी शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे, तो मिलकर जायगोट में कितने होंगे, जायगोट में आपके टोटल कितने होंगे बताओ, जायगोट में बच्चा आपके कितने होंगे, टोटल अगर 23 जोड़ी नहीं, सॉरी 23 गुणसूत्र होंगे, मैंने जोड़ी बोल दिया था आई थिंक शायद। 23 क्रोमोसोम यहां से आए, 23 यहां से आए, तो बच्चे में कितने हो जाएंगे, टोटल 46 हो जाएंगे। बच्चे में कितने हो जाएंगे आपके, 46 हो जाएंगे। अगर 46 है तो आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा, 45 है, 47 है, तो केस में आपको बता चुकी हूं, ठीक है। भी दिलराज मीना कह रहे हैं कमेंट नहीं दिख रहे हैं, किसके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, ये मैंने आई थिंक जोड़ी बोल दिया था, 23 होंगे तो बच्चे में 46 होते हैं, 2n क्रोमोसोम हम इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है भाई, जायगोट आपका बन चुका है, ये जायगोट के लिए कोई बॉडी में जगह भी तो होनी चाहिए ना, फीमेल की बॉडी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए जहां पर आकर ये आपका चिपक सके। तो आपका क्या है, यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई चीज टूटने फटने वाली है ना, मतलब टूट फूट होने वाली है। तो ये जो बच्चा आकर चिपकता है इतना आसान नहीं होता ये, है ना। ये जो जायगोट आया और जायगोट आकर इस यूट्रस की दीवार पर आकर आपका चिपक जाएगा, है ना। ये क्या है बच्चा, आपकी यूट्रस की दीवार है। ये यूट्रस की दीवार जो किसके लिए तैयार है कि अगर आपका अंडा आएगा तो मैं अपने से चिपका लूंगी उसको, और नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका बाहर निकल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर तो भाई आपका बाहर निकल जाएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। अब अंडा आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये आपका अंडा जायगोट इस पर आकर जैसे ऐसे होता है कि दो आग के गोले आपस में टकरा गए हो, कुछ ऐसी सी रिएक्शन फीमेल की बॉडी में होती है। भाई देखा है ना आपने, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उल्टी आती है, चक्कर आती है, तो कुछ तो फीमेल की बॉडी में हुआ होगा ना एक्स्ट्रा, तभी तो उसको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बॉडी सिग्नल भेज रही है ना कि कुछ एक्स्ट्रा चीज हुई है। तो ये ब्लास्ट का मतलब वही है कि एक टूट फूट के बाद में ये आपका यहां आकर अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। ये आपका बच्चा क्या करेगा, एंडोमेट्रियम, देखो एंडोमेट्रियम क्या है बच्चा, ये लेयर होती है जो यूट्रस की दीवार पर बनती है ना हर महीने, उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम के पास आकर आपका चिपक जाएगा, अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये सारी फेजेस दिखाई है मैंने एक एक। इन्वेसन, फिर ये अपने आप को देख रहे हो, ये अलग था, यहां देखो कितना अलग है, और अब देखो इसने अपने आप को, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, जड़ें होती हैं, इसने इसमें खुद को, यूट्रस में खुद को आपका अंदर घुसा दिया है कि अब नहीं छूटूंगा, निकलूंगा तो तेरे को बाहर लेके निकलूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलने वाला यहां से, इसका हिस्सा बन चुका है ये अब, है ना। अब ये खुद को बाहर बचाने के लिए इसको बाहर नहीं जाने देगी, पकड़ के रखेगी इसको। अब क्या होगा आपका ब्लास्टोसिस, मतलब भाई अंदर आपका देखो दिख रहा है ना, यहां पर जैसे आग जल गई हो, कुछ एकदम ब्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर हुई है। और एंडोमेट्रियम यूटेराइन लाइनिंग, यानी कि आपका जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको मैसेज मिल गया, ब्रेन को सिग्नल चला गया कि ब्लास्ट हो चुका है, बॉडी को सिग्नल भेजो, उल्टी आएंगी, चक्कर आएगा, बीपी लो होगा, हाई हो जाएगा, बॉडी को सिग्नल भेजो, ब्लास्ट आपका हो चुका है। मैम प्लीज सुनिए, अगर एक फीमेल सोनल ऐसा बहुत कम होता है ना, कि पता नहीं, मतलब हाँ ऐसा होता है इंडिया में, बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं जहां पर एक से ज्यादा वाइफ
होती हैं या फिर आपके हस्बैंड भी होते हैं, है ना, कि भाई एक फीमेल है जिसने एक से ज्यादा शादी कर रखी हैं या कुछ और रीजंस हैं, तो अगर ऐसा है तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, वो फिर बच्चा आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसमें कहीं ना कुछ आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए आप, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बच्चा बताइए। तो इसमें क्या होगा बच्चा, आपका जो बाकी की आपकी फिर क्या होगा बच्चा, आपकी जो नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर ये नहीं हुआ प्रोसेस तो फिर आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ब्लड जो है बच्चा वो आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो निषेचन जो है, इम्प्लांटेशन जो है वो 6 से 7 दिन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन के होता है। क्लियर। चलिए, प्लेसेंटा एंड न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा एंड न्यूट्रिशन की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, ये भी बड़ा अपना कंफ्यूजिंग सा एक पार्ट है पूरा, है ना। देखो रिप्रोडक्शन सच में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक से एक हफ्ता भी लग जाता है कई बार पढ़ाने में, बच्चों के डाउट बहुत हैं और मैं सच में इसको डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। आप समझिए ये, यार इसको मैं सोच रही हूँ कल शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा यार, ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा 5 मिनट में ना, हो नहीं पाएगा कंप्लीट, और दूसरे टीचर की क्लास होती है तो फिर वो मेरे को बोलते हैं मैडम आप हमारी क्लास का टाइम ले लेती हो, तो 5 मिनट में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग अपने डाउट पूछ लीजिए, आप लोग अपने डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, ये अमर नेचुरल नहीं होती हैं, फिर चीजें जो आप पूछ रहे हो ना बच्चा ये नेचुरल नहीं है, उसमें फिर बीमारियां बनती हैं, उसमें फिर बीमारियां बनती हैं। ठीक है, तो इसको बच्चा हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आज वैसे भी आपका कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो तब तक मैं आपकी थोड़ी सी पीडीएफ जो है इसको रेडी कर लेती हूँ, आपकी जो है बच्चा जो पीडीएफ है मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। हैंड रिटेन आपको मिल चुकी होगी, क्योंकि देखो हैंड रिटेन को मैं डिवाइड नहीं कर सकती, वो पीडीएफ आपको एक ही साथ मिलेगी सारी। क्लियर। ठीक है, डिजीज वाली आपने बोली थी, मैं एक बार मैसेज कर देती हूँ। डिजीज वाली मिल जाएगी। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपको अलग कराऊंगी, क्वेश्चन की अलग से पीपीटी रेडी हो रही है आपकी, वो अलग से कराऊंगी।
वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ डेली क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैं आपको अलग से कराऊंगी। ओके, बताइए मैम, अगर बच्चा हेल्दी ना हो पाए तो प्रॉब्लम दिखाई देता है? हाँ, आजकल तो बेटा बता देते हैं आपको ना, चौथे पांचवें महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बता देते हैं बच्चे के ब्रेन में दिक्कत है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये स्पॉन्डिलाइटिस वाला केस है, ये सब डॉक्टर बता देते हैं, और फिर वो बोल भी देते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, बता दीजिए। ब्लड की तो बेटा अभी बनी ही नहीं है, ह्यूमन डिजीज ही आपका पहला चैप्टर बना था, उससे आगे आगे की मिलेंगी भाई, वो भी इंसान है जो काम कर रहा है, और मैं भी इंसान हूं जो काम कर रही हूँ 2-2 3-3 बजे तक रात के। ठीक है, तो ऐसे एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिल जाएगा, धीरे धीरे सब मिल जाएगा। ठीक है, देखो जो मेरा ये ऐसे टाइप वाइप करने का काम कर रहा है ना बच्चे, वो भी आप ही की तरह कोई स्टूडेंट है, लेकिन उसको थोड़ी ज्यादा पैसों की जरूरत है, थोड़ी ज्यादा उसको जरूरत है। ठीक है, तो मैंने उसको काम दिया है कि भाई ठीक है चलो, मैं उसको प्रेशराइज नहीं करती हूँ, मैं उसको खुद बोलती हूँ बच्चा आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पर उतना ध्यान दो, मेरा एक काम कर दो, बस एक चैप्टर बना के दे दो बस, है ना। तो ये धीरे धीरे आपको, मैं उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती ना, उसके भी तो एग्जाम होते हैं ना, वो उसकी मजबूरी है, वो बोलते हैं ना कि यार पढ़ाई में कमजोर नहीं थे हम जनाब, लेकिन क्या करें, कम वक्त वक्त ने कामयाब होने से पहले के कमाने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो बेचारे उन्हीं बच्चों में से है, मेरे से जो हेल्प हो सकती है वो मैं कर रही हूँ, है ना। ओके, तो चलिए भाई, अब आप लोगों का बच्चा यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, डाउट आपके कुछ ऐसे कोई खास आए नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।